हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि डाइट इटावा में आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। उसी श्रृंखला की कड़ी में आज हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे आपके साथ। जैसा कि हमने कल अध्ययन किया कि प्रारंभिक शिक्षा को बनाए रखने के लिए संविधान ने कौन कौन से अनुच्छेद दिए। जब प्रारंभिक शिक्षा की बात हुई तो अगली विषय वस्तु आई बाल अधिकार। बाल अधिकार यानी बच्चों के अधिकार सभी ने सुने होंगे। हमारे भी अधिकार होते हैं, हमें याद रहते हैं, ऐसे ही बच्चों के भी अधिकार होते हैं। एक माता पिता अपने बच्चों को वो अधिकार दे रहा है या नहीं दे रहा है। आप किसी भी अभिभावक से पूछेंगे क्या आप अपने बच्चों को अधिकार दे रहे हैं, आप जो भी अधिकार देने चाहिए, तो अभिभावक का एक जवाब आएगा स्पष्ट सा, जी मैं अपने बच्चों को सारे अधिकार दे रहा हूँ। क्योंकि अभिभावक केवल एजुकेशन और बच्चों को भोजन कपड़े इसको ही मानते हैं कि हमने उसको अधिकार दे दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चे को एक ऐसा खुशनुमा माहौल भी मिलना चाहिए जहाँ पर वह अपने मन की बात आपसे खुलकर कह सके, वो कुछ छुपाए ना, उसके मन में आए आपसे कह दे। ये भी होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं हर परिवार में नहीं हो पाता, तो कहीं ना कहीं बच्चे के जो बाल अधिकार हैं उसका हनन वहाँ पर भी हो रहा है। जो एक जागरूक परिवार है वो भी बालक के अधिकारों की रक्षा नहीं कर पा रहा है। अब जो परिवार जागरूक नहीं है, थोड़ा पिछड़ा हुआ है, ग्रामीण परिवेश में है, तो वहाँ कहीं ना कहीं बच्चों के अधिकारों का हनन अवश्य हो रहा होगा। तो इस बात को गंभीरता से लेते हुए भारत सरकार ने बालक के अधिकारों को तय किया कि हाँ, बच्चों के अधिकार होने चाहिए, ये अधिकार उसे मिले हैं। इसी के अंतर्गत 20 नवंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस भी मनाते हैं। जैसा कि मैंने कहा 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय या विश्व अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस के रूप में इस दिन को याद किया जाता है और प्रत्येक अभिभावक को, उनके माता पिता को जागरूक किया जाता है कि बच्चों के अधिकारों को आप याद रखें। सरकार भी इसमें समय समय पे बहुत प्रयास करती है और सरकार ने कुछ बिंदु सेट किए हैं कि बालक के अधिकार क्या क्या होने चाहिए। पहला बिंदु आता है इसमें शिक्षा। जैसा कि आप जानते हैं कि आपने कल पढ़ा 21A, जिसमें बालक को शिक्षा निःशुल्क दी गई है 6 से 14 वर्ष के बालक को। जब बालक का प्राथमिक विद्यालय में दाखिला हो जाता है वहाँ उसको शिक्षा तो निःशुल्क दी ही जा रही है, उसके साथ साथ उसको यूनिफॉर्म, पुस्तकें और एक स्वच्छ MDM जो स्वादिष्ट भी हो, गरम ताज़ा, वो खाना भी बच्चे को खिलाया जाता है। ये उसका अधिकार है और वो उसे वहाँ दिया जा रहा है। वो शिक्षा प्राप्त कर रहा है और ये अधिकार भी वहाँ पर अपने ग्रहण कर रहा है। इसके साथ साथ स्वास्थ्य, हर बच्चे को स्वास्थ्य का अधिकार भी देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बालक अगर स्वस्थ नहीं होगा तो हमारा देश कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से पिछड़ापन में चला जाएगा। इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यक्रम सरकार चलाती है समय समय पर, जिसके माध्यम से बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए समय समय पर उनके माध्यम से दलिया भोजन उपलब्ध भी कराया जाता है, दवाइयाँ भी वितरित की जाती हैं, यानी पूरा स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है उन लोगों का। उनको सुरक्षा दी जाए, उनके खेल कूद का ध्यान रखा जाए, उनको मनोरंजन की भी जिम्मेदारी बनती है अभिभावक की। ये बालक का अधिकार है कि उसे खेल कूद का भी ध्यान रखा जाए उसके अभिभावक के द्वारा। बाल श्रम से मुक्ति, अगर 14 वर्ष की आयु कंप्लीट नहीं हुई है तो उसे कभी किसी ऐसे काम में ना लगाया जाए जिससे उसका आर्थिक हनन हो या उसका नुकसान हो, उसे श्रमिक के रूप में काम ना कराया जाए। विशेष सुरक्षा उसे दी जाए, जिससे कोई विकलांग बालक है, दिव्यांग बालक है, उसके लिए विशेष सुरक्षा की बात भी की जाए। हम इसी के साथ साथ कह सकते हैं कि बाल अधिकार के अंतर्गत जीवन का अधिकार, यानी किसी बालक ने जन्म लिया है तो उसे जिंदा रहने का भी अधिकार है, जीवन का भी अधिकार है उसको, उसकी पहचान का, भोजन का, पोषण का, स्वास्थ्य का, विकास का, शिक्षा का, मनोरंजन का, उसका नाम, उसका परिवार, उसकी राष्ट्रीयता, पारिवारिक पर्यावरण और उपेक्षा से सुरक्षा, ये सारे अधिकार बालक को दिए गए हैं इसके अंतर्गत। इसी कड़ी में राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन किया गया मार्च 2007 को। NCPCR, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन
ऑफ चाइल्ड राइट्स। बाल अधिकार सुरक्षा आयोग अधिनियम 2005 के एक संवैधानिक नियम के तहत बनाया गया, जो मार्च 2007 को स्थापित हो गया। इसी के साथ साथ संविधान में बालक के अधिकारों को बनाए रखने के लिए कुछ अनुच्छेद भी दिए गए। पहला आर्टिकल आता है 21A, जिसकी बात हमने कल की थी कि निःशुल्क शिक्षा की बात वो करता है। उसके बाद आर्टिकल 24, ये बाल श्रम, किसी भी बालक को आप श्रमिक के रूप में काम करने में नहीं लगाएंगे। आर्टिकल 39 ये कहा जाता है कि आर्थिक जरूरतों की वजह से किसी भी बालक को जबरन ऐसे कार्यों में ना लगाया जाए जहां वो उस आयु के अनुसार ना हो। ये कहीं ना कहीं उसके अधिकारों का हनन माना जाएगा। आर्टिकल 39 यह बालकों को स्वतंत्र और गर्मामय माहौल में रहने के अवसर उपलब्ध कराता है और कहता है बालक को ऐसे अवसर मिलने चाहिए। इसके साथ साथ कुछ आर्टिकल तो ऐसे हैं जो वयस्क और बालक दोनों के लिए हैं। आर्टिकल 14 समता का अधिकार, जो बालकों को भी मिलता है। आर्टिकल 15 भेदभाव के विरुद्ध, वो भी बालकों को दिया गया है। आर्टिकल 21 व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, वो भी बालकों को एक साथ दिया गया है। आर्टिकल 46 जबरन बंधुआ मजदूरी, वो भी किसी बालक से नहीं कराई जा सकती। इस तरह से हम देखते हैं कि बालकों को कितने अधिकार दिए गए हैं, फिर भी उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं। एक छोटी सी कहानी आप इसी परिपेक्ष में सुनेंगे कि एक परिवार होता है, साधारण सा परिवार, एक ट्रेन में यात्रा कर रहा है, ट्रेन में जा रहा है वो, और बहुत ही शिक्षित है। उसने सारी टिकटें कराई अपने बच्चों की, अभिभावकों की, सब लोग टिकट से जा रहे हैं रिजर्व होके। बैठ गए ट्रेन में, ट्रेन अगले स्टेशन पे रुकी, 2-4 व्यक्ति आए। उन्होंने बच्चों को जैसे ही बैठे देखा सीट पे, उनका पहला सवाल, क्या इनकी टिकट है? क्या इनकी टिकट है? तो घर वालों ने कहा इनकी टिकट है, कंफर्म है। तब वो लोग शांत हो गए। अगला प्लेटफॉर्म आया, कुछ सवारियां और चढ़ी। 2-4 लोगों ने फिर कहा, अरे बच्चे हैं, इन्हें गोदी में उठा लो, इन्हें सीट पे क्यों बैठा ले हो? कुछ लोगों ने कहा कि आप नहीं, चलो मैं इन्हें अपनी गोदी में बैठा दूं। यानी कहीं ना कहीं वो बच्चों को वो जगह मानते ही नहीं है कि इनकी सीट होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि एक प्रबुद्ध समाज भी बाल अधिकारों से परिचित होते हुए भी उनके अधिकारों का हनन कर रहा है। तो आपने देखा कि बालक के अधिकार किस तरीके से चले। अब अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था ऐसी हो जो बालकों के व्यक्तित्व, शारीरिक और मानसिक योग्यताओं को विकास की उच्चतम सीमा तक उन्मुख कर दे। शिक्षा में लैंगिक समानता, सहनशीलता आदि का समावेश होना चाहिए। शिक्षा में लैंगिक समानता, सहनशीलता आदि का समावेश अवश्य होना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो जो बच्चों को उनके अधिकारों का आभास कराए, वो उसे बताए कि उनके अधिकार क्या हैं, बच्चे जाने कि हाँ ये हमारे अधिकार हैं। शिक्षक बच्चों का रोल मॉडल होता है। बच्चा शिक्षक को देखता है, वैसा ही बनना चाहता है, वैसा ही सीखना चाहता है। तो शिक्षक का भी यह कर्तव्य बनता है कि वह अपने स्टूडेंट्स को उनके अधिकारों से समय समय पर परिचित कराता रहे और उसे लगे कहीं उसके अधिकारों का हनन हो रहा है तो समाज में आके अपने स्टूडेंट्स की बातों को भी रखने का प्रयास वो करे, वो जागरूक करे, समाज में जाए, उनके अभिभावकों को भी जागरूक करे कि ऐसा होना चाहिए। इसके अलावा बच्चों की जो पोषण की योजनाएं चल रही हैं उन पर निगरानी भी की जानी चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि हाँ बच्चों को पोषण मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, समय समय पर उसका मूल्यांकन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। और जो बाल संरक्षण कानून बने हैं उनका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। तभी हम बालक को इन समस्याओं से निजात दिला सकते हैं और उसकी सामाजिक जागरूकता को बढ़ा सकते हैं। बच्चे किसी भी देश के विकास की नींव होते हैं। यानी अगर हमें अपना भविष्य संवारना है तो बच्चों को तंदुरुस्त और साक्षर बनाना होगा।
उनके अधिकारों को उनको देना होगा। अगर हमने ईमानदारी से बच्चों को उनके अधिकार दिला दिए तो हमने सब कुछ दिला दिया। जैसे आपने देखा प्राथमिक विद्यालय में भी बच्चों को अधिकार दिए गए हैं, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, एमडीएम प्राप्त करने का अधिकार, पुस्तक प्राप्त करने का अधिकार, यूनिफॉर्म प्राप्त करने का अधिकार, बिना किसी लैंगिक भेदभाव के क्लास में पढ़ने का अधिकार, ये सब अधिकार दिए गए हैं और बाकायदा प्राथमिक विद्यालयों में ये लिखे गए हैं जो बच्चों को दिए जा रहे हैं। केवल समाज को हमें जागरूक करना है इन अधिकारों के प्रति, तभी प्रत्येक बालक शिक्षित होगा और हमारा समाज तरक्की करेगा। अब आज के लिए इतना ही। अब हम देखते हैं, कल डिस्कस करेंगे हम कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट था उसके बारे में कल डिस्कस करेंगे डिटेल से। आप लोग घर पर ही रहें क्योंकि इस समय कोरोना महामारी चल रही है, जैसा कि आप जानते हैं लॉकडाउन चल रहा है, तो आप घर पर रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।